नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान का चैप्टर किया था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब आगे चलते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान की जलवायु के चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान का चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को हम किन हेडिंग्स के अंदर या किस प्रकार हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे मीनिंग। मीनिंग मतलब व्हाट, इसका अर्थ क्या है। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान मतलब हम क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं तो क्लाइमेट का मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि हाउ मतलब कैसा है राजस्थान का क्लाइमेट जो है वो है किस प्रकार का। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं, इसमें है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्लाइमेट का वर्गीकरण। इसके अंदर दो प्रकार का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, एक तो जनरल वर्गीकरण मतलब सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे स्पेशल वर्गीकरण मतलब जो इंडिविजुअल वर्गीकरण है जो अलग अलग वैज्ञानिकों और क्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें कोपेन, थॉर्नथवेट और ट्रिवार्था का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम चौथे नंबर पर राजस्थान के क्लाइमेट के जो अलग अलग सीजन्स होते हैं वो और सीजन्स का क्लासिफिकेशन। बीच में हम थोड़ा बहुत रेनफॉल के बारे में पढ़ लेंगे कि रेनफॉल का डाटा क्या है और रेनफॉल किस प्रकार से राजस्थान में चेंज हो रही है। तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हम जब सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लाइमेट यानी जलवायु होती क्या है। और आप सभी ने दो शब्द सुने होंगे, एक तो जलवायु और दूसरा सुना होगा वेदर यानी मौसम। जो हम रोज देखते हैं अपने आसपास वो मौसम है। मौसम और जलवायु में फर्क क्या है हमें ये भी जानना होगा। तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे जो क्लाइमेट है और जलवायु है, क्लाइमेट यानी जलवायु और जो वेदर यानी मौसम है उसमें क्या फर्क है। तो जो अर्थ है, ये अर्थ, इसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो पर्यावरण है, उसके अंदर जो जो कुछ हम टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि जलवायु में दो शब्द आ गए, जैसे जल, वायु, और इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जैसे आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूं आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट एटसेट्रा। तो ये जो टर्म्स है मतलब किसी भी जो जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जल, वायु, सनलाइट, यह कितनी मात्रा में उपस्थित है, मतलब इनकी क्वांटिटी क्या है। और यह इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। अगर हम ये किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे यानी इफ ए सर्टेन टाइम
सर्टेन मतलब हो गया निश्चित। जैसे आज की हम बात करें तो एक निश्चित, अगर समय की बात कर लिया, एक निश्चित समय और एक सर्टेन प्लेस। अगर हम इस सर्टेन प्लेस और सर्टेन टाइम की बात करेंगे तो वो होगा वेदर। अगर हम इस समय जयपुर में बैठे हैं, तो जयपुर में अगर हम इसी समय जो लगभग 3:30-4 बज चुके हैं, इस समय अगर क्लाइमेट की, अगर वेदर की बात करेंगे तो वो वेदर होगा, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पर हम बात कर रहे हैं और एक फिक्स प्लेस पर बात कर रहे हैं कि अभी जलवायु कैसी है इस प्लेस पर, तो वो होगा वेदर। और जो क्लाइमेट है वो एक एवरेज है। एवरेज जो वेदर है लगभग 30 ईयर्स का, 30 वर्षों का जो मौसम का एवरेज है उसको हम क्लाइमेट के रूप में लेते हैं। लॉन्ग टर्म फिनोमिना है क्लाइमेट, और जो वेदर है वो काफी शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। जो मौसम डे टू डे ये बदलता रहता है मौसम, कि भाई आज सनी है, आज क्लाउडी है, तो आज किस प्रकार का है, तो वो मौसम हमेशा बदलता रहता है। तो ये दो प्रकार के फिनोमिना है, सबसे पहले हमें इससे जानना जरूरी था। दोनों ही एटमॉस्फेयर के फिनोमिना है, जो अर्थ के सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है उसके फिनोमिना है, और एक लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है। ये डिफरेंस है मेजरली इनमें। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक हमने बात किया था कि हाउ इज द क्लाइमेट। हाउ मतलब कैसा है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो जलवायु को निर्धारित करने के लिए हमारे पास कुछ कारक है जिसको हम देखते हैं। अगर हम सबसे पहले पृथ्वी को देखें एज ए ग्लोब, तो सबसे पहले पृथ्वी को कुछ जोन्स में बांटा गया है। अगर हम देखें यहाँ पर पृथ्वी के जो जोन्स है, सबसे पहले 0 डिग्री, इसके साथ में हम देखते हैं 23.5 डिग्री हम नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर जाते हैं, जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जो होता है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, या फिर इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे, तो ये वाला जो जोन है, ये बीच का जोन है, वो इक्वेटर है। तो इक्वेटर के जो 23.5 डिग्री दोनों साइड का जो जोन है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल। और इससे अगर हम और ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री ऊपर से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे रहे हैं हम। तो जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन, उसको, वो था ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल को हम उष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है, वो उष्ण प्रकार की है। मतलब यहाँ पर काफी गर्मी पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध माना गया है, जिसमें मतलब कर्क रेखा तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और नीचे मकर रेखा तक सूर्य की सीधी किरणें पूरे साल भर के अराउंड कुछ समय पर पड़ती है। और जो बीच का भूमध्य रेखा पर है, वहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है। तो इस बेसिस पे, सनलाइट के बेसिस पे और रेनफॉल के बेसिस पे हमने इसको बांटा है। तो ट्रॉपिकल जो जोन है वो उष्ण कटिबंध में है, जो 23.5 डिग्री दोनों साइड का जो जोन है उसके अंदर आता है, वो है ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय जोन। जो दूसरा RS 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट RS 2024 में आई है, और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ आपके लिए RS प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम
बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर कराएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। हमने पढ़ा वो है टेम्परेट। टेम्परेट जो जोन है वो 66, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। मतलब मोस्टली यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें मतलब गर्मी और सर्दी दोनों होती है। जो 23.5 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र है, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री हाफ से 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है वो वहां पर टेम्परेट जलवायु पाई जाती है। टेम्परेट जलवायु यानी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और एक तीसरा और हो गया, अब 66.5 डिग्री से लेकर हम ऊपर तक बात कर लें, टोटल पोल तक, तो ये पोल वाला एरिया, इसलिए उसको पोलर जलवायु पाई जाती है। पोलर रीजन, इसको सी प्रकार का हम नाम दे दें तो यहाँ पर पोलर यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो इस प्रकार से 3 रीजन में बांटा जा सकता है जलवायु को। तो अब हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। तो हम बात करें तो राजस्थान, यहाँ पर लगभग हमने जो पढ़ा था राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो वो यहाँ पर 23 डिग्री के अराउंड राजस्थान यहाँ आएगा, इस रीजन में। तो यहाँ आएगा तो राजस्थान ट्रॉपिकल रीजन से जस्ट ऊपर है। थोड़ा सा इसका पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ट्रॉपिकल में है। बाकी सारा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की रीजन में है, टेम्परेट रीजन में। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको हम लिखते हैं, इसलिए राजस्थान की जो जलवायु है उसको लिखा जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लिखा जाता है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जो ट्रॉपिक है उसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें पाया जाता है राजस्थान, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी हिंदी में लिखा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय। मतलब राजस्थान का जो क्लाइमेट है उसकी समानता जो ट्रॉपिकल है, मतलब यानी उष्ण कटिबंधीय जो रीजन है उष्ण कटिबंध से सिमिलर है थोड़ा, इसलिए इसको उप उष्ण मतलब उष्ण कटिबंधीय जैसा जैसा इसका कुछ प्रकार का है और थोड़ा सा कई जगहों पर बदलाव है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय राजस्थान का क्लाइमेट है। और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की बात की जाए तो बांसवाड़ा में डायरेक्ट रेस गिरती है, और जो गंगानगर राजस्थान को हम देखें अगर हम राजस्थान को देखते हैं इस प्रकार से, तो राजस्थान के नक्शे में हम देखते हैं तो ये जो बांसवाड़ा वाला रीजन है, बांसवाड़ा कर्क रेखा पर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। और जो ऊपर वाला है गंगानगर, तो जब सूर्य की किरणें, सूर्य का जो मूवमेंट होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी ऊपर की साइड, जितनी नीचे होंगी उतनी सीधी पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर सीधी चमकती है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी चमकती है, जबकि जो गंगानगर का इलाका है वहां पर काफी तिरछी पड़ती है। तो इस वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस भी देखा जाता है राजस्थान के नॉर्थ में और राजस्थान के साउथ में, और यही जलवायु राजस्थान की जलवायु को भी निर्धारित करता है, सूर्य की किरणें, वर्षा वगैरह। अब हम आगे चलते हैं राजस्थान के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या जलवायु वर्गीकरण जब हम राजस्थान का पढ़ते हैं तो जलवायु वर्गीकरण को 2 प्रकार से किया गया है।
तो जलवायु वर्गीकरण करने के दो आधार हैं हमारे पास। एक है जनरल क्लासिफिकेशन, पहला जनरल यानी सामान्य, मतलब बहुत बेसिक लेवल पर, मतलब हमें जो ऊपर ऊपर से दिखता है कि कैसा क्लाइमेट राजस्थान का, हम वो सामान्य प्रकार से नॉर्मली जिसको वर्गीकरण जैसे कर सकते हैं, तो वो है सामान्य वर्गीकरण। दूसरा है इंडिविजुअल या व्यक्तिगत वर्गीकरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल भी यहां से बनते हैं। व्यक्तिगत वर्गीकरण इसलिए है क्योंकि इसको कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स के द्वारा दिया गया है। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में हम 3 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इसका हर क्लासिफिकेशन का एक बेसिस है, बेसिस या इसका आधार क्या है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें, आधार का भी सवाल आ सकता है। तो जनरल क्लासिफिकेशन का आधार मात्र एक ही चीज है कि रेनफॉल, रेनफॉल या वर्षा। अब हम इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन जो है वो 3 प्रकार से है। इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कोपेन का, दूसरा क्लासिफिकेशन है ट्रिवार्था का, और तीसरा क्लासिफिकेशन है थॉर्नथवेट का। तो हमने बेसिस देख लिया, तो हमने सबसे पहले बेसिस देख रहे हैं। तो बेसिस जो है वो जनरल क्लासिफिकेशन का बेसिस है वर्षा, सामान्य क्लासिफिकेशन का बेसिस है ओनली वर्षा, जबकि जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस है 3। उसके बेसिस है वेजिटेशन, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, VRT, ठीक है। और वैसे ही हम अगर ट्रिवार्था के क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो ट्रिवार्था के क्लासिफिकेशन का आधार है रेनफॉल ओनली, R फॉर रेनफॉल, वर्षा। आप यहां से समझ जाइए, R फॉर रेनफॉल यानी वर्षा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बोल रहा हूं। और VRT क्लासिफिकेशन है कोपेन का, आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। और थॉर्नथवेट के क्लासिफिकेशन में मात्र एक चीज चेंज हो जाएगी, जो वेजिटेशन लिया है कोपेन ने उसकी जगह यहां पर इवेपोरेशन आ जाएगा। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, कि मतलब जब धरती से पानी जो वाष्प बनकर उड़ता है तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण को इसने लिया कि वाष्पीकरण कितना हो रहा है, उस बेसिस पे थॉर्नथवेट ने उस बेसिस को भी काउंट किया है। इसलिए इसका जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसका आधार हो गया ERT। तो हमने आधार देख लिए हैं और हम यहाँ पे मोटा मोटा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसके क्लासिफिकेशन में कितने जोन है। अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो जनरल क्लासिफिकेशन में 5 प्रकार का राजस्थान का क्लाइमेट या जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। वैसे ही अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन में तो जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 4 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार जो कोपेन और ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन है तो उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ट्रिवार्था ने तो बहुत ही ऊपर से क्लासिफिकेशन किया जैसा कि जनरल क्लासिफिकेशन है, तो कोपेन से मिलता जुलता ही है ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन, और इसके 4 ही जोन है कोपेन की तरह। तो कोपेन और ट्रिवार्था में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पर जो थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन है उसमें भी 4 ही रीजन है, बट यहाँ पर इवेपोरेशन होने की वजह से स्थिति और चीजें बदल जाती है, तो हमें उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे अच्छे से थोड़ा कि एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से कि जनरल क्लासिफिकेशन कैसा है, कोपेन का कैसा क्लासिफिकेशन है, ट्रिवार्था का कैसा है और थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन कैसा है। अब हम आगे चलते हैं क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। जो हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम बेसिक क्लासिफिकेशन पर आ गए हैं। जनरल क्लासिफिकेशन है ये, तो यहां पर लिखा हुआ नहीं है बट मैं लिख देता हूं, जनरल क्लासिफिकेशन है ये। जनरल यानी सामान्य। तो जो हम सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो ये राजस्थान के क्लाइमेट का सामान्य वर्गीकरण है। तो इसका एकमात्र ही वर्षा इसका आधार है, वर्षा या रेनफॉल के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थान को 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, 5।
तो अब हम इसको देखते हैं एक एक क्लाइमेटिक जोन को। सबसे पहला जो क्लाइमेटिक जोन है वो एरिड क्लाइमेट है। एरिड यानी शुष्क जलवायु। तो शुष्क प्रकार की जो जलवायु है ये मोटा मोटा उसी प्रकार से है, थोड़ा जिस प्रकार से हमने जो राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े थे, तो अब हमें उसकी थोड़ी मदद होगी यहाँ पर हमें देखने के लिए। जैसे कि हमने जो जलवायु जो हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़े थे उसमें जो वेस्टर्न डेजर्ट वाला पार्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके जैसा जो शुष्क जलवायु शुष्क मरुस्थल वाले भाग में पाई जाती है, तो ये उसी प्रकार का थोड़ा मैप है। यहाँ पर अनूपगढ़ से लेकर ये पूरा इलाका है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ को लेते हुए थोड़ा चूरू का क्षेत्र, नागौर और जोधपुर को लेते हुए सांचौर और बाड़मेर का क्षेत्र है। ये पूरा जो है ये है फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन जनरल क्लासिफिकेशन में। जहाँ यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर रेनफॉल 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल पाई जाती है, इसलिए इसको शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। एरिड क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है, तो यही हमें ध्यान रखना है। दूसरे ये कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे समर का एवरेज टेम्परेचर दिया गया है कि गर्मियों में यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 34 डिग्री से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत सर्दी भी बहुत अच्छी पड़ती है। उसका भी एक रीजन है क्योंकि यहाँ पर बहुत मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी क्या होती है कि जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब पार्ट ऑफ नॉर्दर्न डेजर्ट रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने बात की थी इसकी, जैसे जो भौतिक विभाजन था उसके अंदर जो पहला भाग था वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, पश्चिमी जो मरुस्थल का क्षेत्र था उसका जो पहला भाग था एरिड मरुस्थल जो था, शुष्क मरुस्थल, उसका भाग है ये। तो शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है। जो दूसरा भाग है वो हम देख रहे हैं सेमी एरिड क्लाइमेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेमी एरिड क्लाइमेट मतलब अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो अर्ध शुष्क जलवायु को हम देखें तो यहाँ पर रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर पाई जाती है। तो 20 से 40 सेंटीमीटर मतलब एरिड से थोड़ी सी ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, पर बहुत ज्यादा वर्षा नहीं है, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा है अभी भी यहाँ पर। और यहाँ पर समर का टेम्परेचर 36 डिग्री से 42 डिग्री तक का नोट किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं जाता है। जैसा कि वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में 50 डिग्री 55 डिग्री तो भी टच कर जाता है, वैसा नहीं है, पर यहाँ पर भी अच्छा खासा टेम्परेचर देखा जाता है। विंटर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री से 17 डिग्री मतलब अच्छी ठंड भी यहाँ पड़ती है, और यह भी नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट का हिस्सा है। तो हमने जो पश्चिमी मरुस्थल का जो क्षेत्र देखा था उसके अंदर दो भाग किए थे, एक शुष्क मरुस्थल था और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल था। यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का क्लाइमेट का रीजन है कि एक जो शुष्क क्लाइमेट है या एरिड क्लाइमेट कह सकते हैं, शुष्क जलवायु, और एक अर्ध शुष्क जलवायु या सेमी एरिड क्लाइमेट कहा गया है इसको। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। वहां भी मैंने साथ में बताया था कि आपको कि यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है किस फिजियोग्राफिक डिवीजन में, तो अलग अलग भौतिक प्रदेशों की जलवायु भी हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम सेमी सब ह्यूमिड क्लाइमेट, तीसरा जो क्लाइमेटिक जोन है वो राजस्थान का है सब ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पर रेनफॉल यानी वर्षा जो इसका आधार है, वर्षा पाई जाती है 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा, और समर का टेम्परेचर यहाँ पर 28 से 36 डिग्री। गर्मियां थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है वैसा वैसा हम नीचे बढ़ रहे हैं, वैसे कि वैसे गर्मियां बढ़ेगी, और थोड़ी अच्छी वर्षा होने की वजह से वहां पर गर्मी का जो प्रकोप है वो भी कम दिखेगा। हमने विंटर का भी यहाँ पर टेम्परेचर देखा, तो विंटर का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। तो लगभग विंटर का टेम्परेचर पूरे राजस्थान में समान ही रहता है, कहीं थोड़ी ज्यादा पड़ती है, बाकी पूरे राजस्थान सेम ही अफेक्ट होता है। और जो ये रीजन है ये अरावली रीजन का पार्ट है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट का जो रीजन है। आप देख सकते हैं हमने जब अरावली पढ़ा था तब भी हमने अरावली इसी रीजन में पढ़ा था। जो नॉर्थ ईस्ट है यानी जो उत्तर पूर्व से लेकर साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिण पश्चिम तक अरावली का विस्तार था, हमने कुछ इस प्रकार पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब ह्यूमिड क्लाइमेट जोन भी यहीं पर है, जहां पर 40 से 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा पाई जाती है। अब हम आगे बात करें तो जो चौथा क्लाइमेटिक रीजन है राजस्थान का वो है ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लासिफिकेशन, या सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर वर्षा पाई जाती है 60 से 80 सेंटीमीटर। तो यह भी बहुत अच्छी वर्षा है, ह्यूमिड क्लाइमेट जोन इसको कहा गया है। यहाँ पर अच्छी ह्यूमिडिटी पाई जाती है। जो राजस्थान का नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर मतलब झालावाड़ और बारां और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को अगर हम छोड़ दें तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जो ईस्टर्न प्लेन का जो हिस्सा है, मेनली यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूर्वी मैदानी जो भाग है
पूर्वी मैदान वाले रीजन में यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट यानी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और सब ह्यूमिड की बात कर दे तो उपाद्र प्रकार की जलवायु यहाँ ऊपर पाई जाती है। और उसके जस्ट नीचे जो ईस्टर्न प्लेन वाला जो मोस्टली पार्ट है उसके अंदर ह्यूमिड क्लाइमेट या आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर बहुत नदियां भी आती है और बारिश भी अच्छी होती है, क्योंकि अरावली के जस्ट नीचे की साइड है, तो इसके पैरेलल में साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स इधर से जाती है। तो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स जो है वो इस एरिया में अच्छी बारिश कर लेती है। इसलिए यहाँ पर सब ह्यूमिड जो ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन और वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन आपको देखने को मिल रहा है, उसका बड़ा रीजन ये भी है। यहाँ पर भी टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर दिया गया है। समर का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर 30 से 34 डिग्री तक है और विंटर का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर 14 से 17 डिग्री। तो एक प्रकार का बैलेंस टेम्परेचर देखा जा सकता है। गर्मियां भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही यहाँ पे। और ये ईस्टर्न प्लेन का रीजन है। आपको मेनली कुछ रीजन्स ध्यान रखने हैं कि जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन था भौतिक प्रदेश, उसी हिसाब से ये रीजन भी बटे गए हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी जो है वो बदल रही है। अब हम बात करें पांचवें रीजन के बारे में, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट यानी अति आर्द्र। अति आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है 80 से 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पाई जा रही है। और यहाँ पर समर और विंटर का जो टेम्परेचर है, समर का टेम्परेचर 34 से 36 डिग्री तक है और विंटर का 14 से 17, वही जो ह्यूमिड क्लाइमेट के जो टेम्परेचर उसी प्रकार का लगभग टेम्परेचर है। और इसमें मेनली हाड़ौती प्लेटू रीजन आ रहा है, जो हाड़ौती का पठारी प्रदेश है। और दूसरा रीजन है वागड़। तो जो वागड़ का रीजन है वो भी इसमें आ रहा है एक प्रकार से वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन में, थोड़ा सा ये वाला जो नीचे वाला रीजन है। तो यहाँ पर भी अच्छी माउंट आबू और सिरोही वाले इलाके में बहुत अच्छी वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो यहाँ पर माउंट आबू में होती है। इसलिए राजस्थान में यहाँ पर वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट या अति आर्द्र क्लाइमेट पाया जाता है। अब हम इसको मोटा मोटा वापस से देख लेते हैं कि जो हमने जनरल क्लासिफिकेशन किया है उसके 5 प्रकार से जनरल क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आपको याद रखना हो तो हम एक छोटी सी टेबल भी बना लेते हैं इसके लिए। तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है या जो सामान्य वर्गीकरण है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पहला 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है हमने। पहला जो था वो हमारा था एरिड क्लाइमेट, एरिड या शुष्क प्रकार की जो पहली जलवायु थी हमारी। दूसरा था सेमी एरिड या अर्ध शुष्क। तीसरा हमने जो पढ़ा था वो था सब ह्यूमिड या उपाद्र प्रकार की जलवायु। चौथा था ह्यूमिड को आर्द्र प्रकार की जलवायु भी कहा जा सकता है। और पांचवा जो था वो था वेरी ह्यूमिड अति आर्द्र। अब हम बात करें जो एरिड प्रकार की जो जलवायु थी, यहां पर हमने ओनली वर्षा के बेसिस पे इसका डिवीजन किया है, तो हम इसको वर्षा के हिसाब से ही बांटेंगे। तो वर्षा के अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यहां पर रेनफॉल या वर्षा जो है 0 से 20 सेंटीमीटर पाई जाती है। यहाँ पर 20 से 40, यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर। जो ह्यूमिड रीजन है वहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर। ये मोटा मोटा हमने देख लिया रेनफॉल। और यहाँ पर हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो एरिड वाला जो क्लाइमेट क्षेत्र था उसके अंदर बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है,
हिंदी में आपको लिखना है तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। ऐसा ही हम दूसरे जोन की बात कर लें, सेमी एरिड वाला जो क्षेत्र है यह भी नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन का पार्ट है। इसका जो सेमी एरिड वाला पार्ट था उसका पार्ट है ये बेसिकली, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ही आ जाएगा। तीसरा जो हम बात करें सब ह्यूमिड वाला जो क्षेत्र है यह था अरावली वाला क्षेत्र, हमने बात करी थी इसकी। अरावली वाला क्षेत्र जो था वो सब ह्यूमिड या उपाद्र प्रकार की जलवायु वहां पाई जाती है। चौथा जो था वहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर की जो जलवायु है वो ईस्टर्न प्लेन्स में हमने देखी थी। या पूर्वी मैदानी भाग जो राजस्थान का हमने देखा था। और जो पांचवा वेरी ह्यूमिड वाला ये हाड़ौती रीजन में हम इसको मानते हैं। हाड़ौती वाले रीजन में तो मोटा मोटा हमने देख लिया कि सामान्य वर्गीकरण किस प्रकार से काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जो सामान्य वर्गीकरण कर लिया, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक वर्गीकरण है या जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोपेन ने जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था उसका आधार क्या था। कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कोपेन जो थे, व्लादिमीर कोपेन, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसके 3 आधार थे। एक वेजिटेशन यानी वनस्पति, इन्होंने वनस्पति या कितनी फॉरेस्ट है वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी अपने इसमें। दूसरा तापमान जो बेसिकली क्लाइमेट को काफी हद तक अफेक्ट करता है। तो दूसरा इनका आधार था क्लाइमेट, ये बेसिकली इनके आधार है। यहाँ पर आप आधार लिख लें। इस आधार पर कोपेन ने अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। तीसरा था रेनफॉल यानी वर्षा, जिसके आधार पर हम सामान्य वर्गीकरण भी देख चुके हैं। तो कोपेन ने जो जलवायु समूह थे उनको कुछ भागों में बांटा था। अब हम आगे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बट इससे पहले आपको कुछ संकेतकों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। उन संकेतकों को आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छा आप इस चैप्टर में कर पाएंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोपेन और जो थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है उससे जनरली क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अब हम वापस से बढ़ेंगे, अपनी जो प्राइमरी क्लासेस थी उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्राइमरी क्लासेस में हम ABCD पढ़ते थे, तो अब हम वापस से कोपेन साहब हमको ABCD पढ़ाएंगे। तो कोपेन साहब ने वापस से हमें ABCD पढ़ाने की तैयारी कर ली। तो कोपेन साहब ने कुछ यहाँ पर बिग लेटर्स दिए, मतलब कैपिटल लेटर्स। उन कैपिटल लेटर्स का हमको इन्होंने मतलब भी बताया। जैसे पहले इन्होंने बड़ी ABCD सिखाई हमको, बड़ा A, बड़ा B, बड़ा C, बड़ा D और बड़ा E। पहले हमको इन्होंने बड़ी ABCD सिखाई, उसके अंदर हमको इन्होंने सिखाया, जैसे अभी हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे थे, तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ का, ये हो गया साउथ का, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये है 66.5। तो अब कोपेन साहब ने क्या बोला हम इसको समझते हैं। कोपेन साहब ने ये बोला कि जो ए लेटर है वो उन्होंने दिया ट्रॉपिकल के लिए। ट्रॉपिकल यानी जो भूमध्य रेखा है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं हम, तो 0 डिग्री पर जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया। यहां पर हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इन्होंने यहां पर दिया ए प्रकार की जलवायु, जो इक्वेटर पे इन्होंने दी ए प्रकार की जलवायु। ए मतलब ट्रॉपिकल या हम इसको इक्वेटोरियल भी मान सकते हैं, इक्वेटोरियल के जो पास का है। और बी जो इन्होंने दिया वो था एरिड।
एरिड यानी ए और बी इन्होंने जो यूज किया ये पूरे ट्रॉपिकल रीजन के लिए यूज किया था। तो इसके अंदर एक तो पूरा इक्वेटोरियल रीजन जो था उसके लिए ए यूज किया, और बी जो था वो ट्रॉपिक के पास में जो ट्रॉपिकल एरिया में जो एरिड क्षेत्र था उसके लिए इन्होंने बी यूज किया, बी वर्ड यूज किया। अब बी के भी अंदर इन्होंने दो प्रकार का वर्गीकरण और किया। बी के अंदर इन्होंने दो वर्ड और लिए। एक अभी हम कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हैं, बड़ी एबीसीडी चल रही है अभी, तो बड़ी एबीसीडी में एक डब्ल्यू वर्ड लिया इन्होंने और एक एस लिया। तो इन्होंने कहा भाई एरिड एरिया जो है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। एक एरिड एरिया ऐसा जो बिल्कुल ही डेजर्ट है, उसके लिए हम यूज करेंगे डब्ल्यू, और एक एरिड एरिया ऐसा जहां पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, स्टेपी प्रकार की वेजिटेशन और जलवायु पाई जाएगी, तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे। एस फॉर स्टेपी भी आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। और डब्ल्यू वाला जो रीजन है वो वेस्टर्न डेजर्ट के लिए हम यूज करेंगे मोस्टली, तो डब्ल्यू फॉर डेजर्ट। ठीक है, तो ये बड़ी एबीसीडी के ये कुछ वर्ड हमने देख लिए। जैसे ए ट्रॉपिकल है, इक्वेटोरियल रीजन है, बी जो है वो एरिड रीजन के लिए है। तो बी के अंदर भी हमने दो रीजन बांट लिए हैं, एक डेजर्ट वाला और एक एस फॉर स्टेपी वाला रीजन। अब हम आगे बात करते हैं सी वाला जो रीजन है। अब हम हिंदी में भी साथ में देखते जाते हैं। हिंदी में भी अगर इनका नाम देखा जाए तो यहाँ पर एरिड वाला तो हो गया शुष्क, और ट्रॉपिकल वाला हो गया उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, ये हो गई शुष्क जलवायु। और हम सी लेटर को वार्म क्लाइमेट की तरह देखते हैं, वार्म या उपोष्ण प्रकार की जलवायु। यहाँ पर हम बेसिकली इसको उपोष्ण से देखेंगे। तो जैसे ही हम ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल पूरा उष्ण था, उष्ण कटिबंध, और जो 66 वाला है ये है शीत, ये पूरा ठंडा हो गया। तो जो इसके जस्ट ऊपर वाला ये वाला जो रीजन होगा 23.5 डिग्री से जस्ट ऊपर वाला रीजन, राजस्थान कुछ इसी रीजन में आएगा। तो राजस्थान में जो सी प्रकार की जलवायु है वो ज्यादातर पाई जाएगी। तो यहाँ पर सी लेटर डिनोट किया गया है। तो जो सी लेटर जो है वो हमने बेसिकली यूज किया है कि जो उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, मतलब जो उष्ण नहीं है पर उष्ण जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इस जलवायु में, और जो 23.5 डिग्री के जस्ट नॉर्थ के जस्ट पास में है, तो इसको उपोष्ण प्रकार की जलवायु हमने कह दिया है। और ऐसे ही हमने चौथा प्रकार का जो है जलवायु उसको हमने कहा है जो शीतोष्ण, जो शीत कटिबंधीय में है। शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु है इसको कॉन्टिनेंटल भी कहते हैं। मतलब मेजर कॉन्टिनेंट इसमें पाए जाते हैं ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री वाले इसमें। तो शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु है वो इसमें पाई जा रही है। तो ये कोल्ड है, ये ठंडी है। अगर गर्म होगा तो उपोष्ण हो गया, और अगर ठंडा होगा तो शीतोष्ण हो गया। ये डी प्रकार की जलवायु है। तो ये जलवायु राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, यह जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर ऊपर। और एक ई हमारे पास और हो गया, ई इज फॉर पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय। अब ध्रुवीय क्लाइमेट भी हमारे यहाँ पे पाया नहीं जाता, तो ई लेटर यहाँ पर है, लगभग ध्रुव की ओर जहाँ पर है, जो हमारा ऊपर वाला व्रत है वहां पर है। तो इस प्रकार से राजस्थान के क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर्स में इन्होंने क्या क्या दिया। सबसे पहले हम देखते हैं ए जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन है या फिर जो इक्वेटोरियल रीजन है। दूसरा इन्होंने दिया है बी प्रकार का क्लाइमेट, बी क्लाइमेट इन्होंने दिया एरिड, जिसके अंदर दो भाग दिए, एक डब्ल्यू फॉर वेस्टर्न रीजन और एस फॉर स्टेपी। और सी में इन्होंने दिया है वार्म या उपोष्ण प्रकार का, गर्म प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, वहां पर सी होगा। तो राजस्थान का काफी सारा हिस्सा जो है वो सी प्रकार की जलवायु में आता है। और डी वाला जो है वो कॉन्टिनेंटल या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर क्या है, कोल्ड प्रकार की जलवायु है। तो ये 66.5 डिग्री की तरफ चला जाएगा, जो ट्रॉपिकल है। जैसा हमने पहले ही पढ़ा था ये उष्ण है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय है ये। तो ये उष्ण के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में भी जो ऊपर वाला ठंडा वाला हिस्सा है वहां पर डी प्रकार की जलवायु, और ई में एकदम पोलर प्रकार की जलवायु ई में पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे कुछ और। अब हम बड़ी एबीसीडी तो पूरी तरीके से सीख चुके हैं, अब हम बात करेंगे छोटी एबीसीडी सीखने की।
तो ये आपको याद रखने हैं ये लेटर्स। स्मॉल अल्फाबेट्स। अब हम स्मॉल अल्फाबेट्स की बात करें तो यहां पर कुछ अल्फाबेट्स हैं जैसे W, S, G, M और F। जिसमें से जो F प्रकार की जलवायु है इसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। W का मतलब है कि विंटर ड्राई। ये छोटा W है, ये बड़ा वाला W नहीं है जिसका मतलब डेजर्ट था। विंटर ड्राई मतलब यहां पर जो सर्दियां हैं वहां पर कोई बारिश नहीं होती। सर्दियों में यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती। विंटर्स यहाँ पर बिल्कुल ही ड्राई रहता है। और यहाँ पर जो एस प्रकार की है, स्मॉल एस जो है वो है समर ड्राई के लिए। यहाँ पर गर्मियां शुष्क रहती है, मतलब गर्मियों में भी यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती। यहाँ पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती। ये एस वाले रीजन, स्मॉल एस, इसके लिए यूज होगा। और जो जी वाला है, जी इज फॉर गंगा। गंगा तुल्य जलवायु यहां पर पाई जाती है। तो जी वाला जो रीजन है वो बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न प्लेन वाला रीजन है, पूर्वी जो मैदानी भाग है, वहां पर हमें जी प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। अभी हम आगे देखेंगे जब डिस्कस करेंगे। और आगे जो एफ एम प्रकार का जो जलवायु रीजन है वो है मानसूनी वर्षा। जिस रीजन में मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है वहां पर हम एम यूज करेंगे। और आगे जो एफ प्रकार का है वो अत्यधिक वर्षा के लिए यूज होता है। वेरी हाई रेनफॉल। तो अत्यधिक वर्षा वाला रीजन तो यहाँ पर कोई माना नहीं गया है। तो अब हम इसको आगे कोपेन का क्लासिफिकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक एच और लेटर यहाँ पर है। एच स्मॉल लेटर्स में एक और लेटर आएगा एच, उसका मतलब है हॉट एंड एरिड, यानी गर्म व शुष्क। तो हमने बड़े और छोटे दोनों प्रकार के लेटर्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मॉल लेटर्स जो हैं वो 6-7 स्मॉल लेटर्स है, 6, जिसमें स्मॉल W का मतलब है कि विंटर्स ड्राई, मतलब यहाँ पर सर्दियों में कोई वर्षा नहीं होगी। स्मॉल S का मतलब है कि समर्स ड्राई, मतलब गर्मी में भी यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होगी। स्मॉल G का मतलब है कि गंगा तुल्य जलवायु, मतलब गंगा के जैसी जलवायु, गंगा के जो प्लेन क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है ऐसी जलवायु ईस्टर्न प्लेन क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी। स्मॉल M का मतलब है कि मॉनसून रेन, मतलब यहाँ पे मॉनसूनी वर्षा पाई जाती है। और स्मॉल F का मतलब है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा पाई जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे क्लाइमेट रीजन ऑफ द कोपेन। कोपेन के अनुसार दिए गए क्लाइमेटिक रीजन। तो ये जो पहले जो स्लाइड थी उसके अंदर भी यही था। ए उष्ण कटिबंधीय के लिए था, मतलब ट्रॉपिकल के लिए। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि भाई औसत तापमान इतना रहता है वर्षा और वाष्पीकरण के। जो शुष्क वाला है, जो ये एरिड के लिए बी हमने यूज किया था, इसको अब आपको ये समझ में आ जाएगा। ए शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए, बी शुष्क जलवायु के लिए, और ये कोष्ण नहीं, ये उपोष्ण है। जी उपोष्ण जलवायु के लिए जो हमने देखा है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान भी इसी में ही पड़ता है 23.5 से 30 वाले रीजन में। तो उसमें उपोष्ण प्रकार की जलवायु, सी वाला रीजन राजस्थान में आएगा। डी वाला जो है ये शीतल हिम वन जलवायु, मतलब शीतोष्ण प्रकार की जलवायु का कुछ भाग है। तो ये हमने देखा था कि 66.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, तो वहां पर ये पाया जाता है। और ई जो है वो शीत प्रकार की जलवायु है। तो शीत जलवायु में आपको ई देखने को मिलेगा। शीत मतलब ये पोलर पर है, एकदम पोलर इलाके एकदम ठंडे हैं, ध्रुवीय, वहां पर कोई सनरेज पड़ ही नहीं रही है, बहुत कम सनरेज वहां पर देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसको कुछ वर्गीकरण को आगे देख रहे हैं कि ए बी और इसमें कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। तो आगे हम पहले इसका मैप देख लेते हैं।
जैसे मैप के अंदर हम लोग देखें तो पहले कोपेन का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो कोपेन के क्लासिफिकेशन में मैप में इसको 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में हम देखें तो सबसे पहले हम लोग जो AW वाला रीजन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। AW वाला जो रीजन है तो ए हमने यूज किया था ट्रॉपिकल के लिए। AW वाला जो रीजन है तो इसके अंदर हमने ए जो कैपिटल A वर्ड यूज किया था ट्रॉपिकल के लिए, और हमने W जो वर्ड ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट यहां पर पाया जाता है। W हमने जो स्मॉल यूज किया था तो वो विंटर ड्राई के लिए यूज किया था, तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है AW वाले रीजन में। आगे हम चलते हैं। AW वाला जो बेसिकली रीजन है वो आपको 2 क्षेत्र यहाँ पर प्रबलता से दिख रहे हैं। तो AW वाला रीजन यहाँ पर वागड़ वाले क्षेत्र में, जो ये प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर, और यहाँ पर जो हाड़ौती का झालावाड़ और बारावाड़ा क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। तो AW वाला जो बेसिकली रीजन है जहाँ पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो क्लाइमेट रीजन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जा रही है, तो वो A और W लेटर से मिलकर बन रहा है। वैसे इसमें यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये जिले और सदन कोटा और बारां और झालावाड़ का ये वाला रीजन आ रहा है। यहाँ पर कुछ माउंट आबू का भी रीजन यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे कोटा का रीजन और झालावाड़ और बारां ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये वाले जिले हैं इस जलवायु प्रकार में। दूसरा हम बात करें B वाले प्रकार में, तो हम B से शुरुआत करें तो यहाँ पर ये पूरा B वाला रीजन है। B हमने जो देखा था, B का मतलब था कि B का मतलब था कि एरिड प्रकार की जलवायु। ट्रॉपिकल जलवायु हो गई हमारे AW वाले रीजन में। B का मतलब था एरिड, एरिड या शुष्क प्रकार की जलवायु। तो B वाली जलवायु जो है वो शुष्क है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तो ये 2 रीजन है। तो BW में यहाँ पर पहला एरिड डेजर्ट रीजन है, एरिड डेजर्ट क्लाइमेट, और यहाँ पर सेमी एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी। तो BW वाले में कैसा वर्गीकरण हुआ हम उसको देख लेते हैं। B के बाद अगर W आ जाए तो यहाँ पर डेजर्ट वाला हिस्सा होगा। तो हमने देखा था कि जो शुष्क मरुस्थलीय हिस्सा जो है वो वेस्टर्न वाला रीजन है, तो इसमें शुष्क मरुस्थलीय वाले रीजन को यहाँ पर रखा गया। अब आप इसमें देखेंगे कि शुष्क मरुस्थलीय रीजन में यहाँ पर ये पूरा ही ऊपर गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र को भी कवर कर रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसमें एकदम ये वाले जिले भी जो एरिड वाला जो पार्ट है BWHW वाला पार्ट उसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो W कोनोटेशन है ये इसके लिए है कि डेजर्ट वाला पार्ट है यहाँ पर और H का भी हमने लिखा था कि हॉट एंड एरिड है, मतलब यहाँ का जो मरुस्थल है वो एकदम बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है और एकदम शुष्क है। तो एकदम शुष्क प्रकार की जलवायु को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर H यूज किया है। और ऐसा ही हम अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी B से शुरुआत हो रही है, मतलब यहाँ पर भी एरिड तो है, और एरिड के साथ साथ यहाँ पर क्या है S यूज किया, मतलब यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु है, मतलब स्टेपी वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और H यहाँ पर हॉट एंड एरिड कंडीशन यहाँ पर भी पाई जाएगी। और स्मॉल W का मतलब है यहाँ पर विंटर्स ड्राई रहते हैं। तो स्मॉल W तो यहाँ पर राजस्थान में 3 रीजन में यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर विंटर्स ड्राई रहते हैं, मतलब स्मॉल W से यही सेंस है कि विंटर्स ड्राई है, मतलब सर्दियों में कोई प्रकार की बरसात नहीं होती। तो सर्दियों में इन 3 रीजन में कोई बरसात नहीं होती। और जी वाले को हम अभी देखेंगे, वहां पर गंगा जी फॉर गंगा प्रकार का क्लाइमेट, ये हमने पहले भी देखा था। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिए 2 रीजन। अब हम इनका ये वर्गीकरण देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में ये पड़ते हैं। तो हम बात करें जैसे BWHW वाला ये जो रीजन है इसके अंदर जीरोफाइट्स वेजिटेशन पाई जाती है। जीरोफाइट या मरुदभिद ये वनस्पति पाई जाती है। जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 3 चीजें थी, जैसा हमने देखा VRT, वेजिटेशन, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। हमें 3 प्रकार की चीजों की बात करनी पड़ेगी इसमें। तो वेजिटेशन की बात करेंगे, यहाँ पर जीरोफाइट
वेजिटेशन पाई जाती है। जीरोफाइट वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जिसके अंदर की जो पत्तियां हैं वो अपना आकार चेंज कर कर कांटों का रूप ले लेती है, कांटों का रूप ले लेती है। इसको हम थॉर्नी वेजिटेशन भी कहते हैं, मतलब कंटीली झाड़ियां जो होती है डेजर्ट में पाई जाती है उसको जीरोफिटिक वेजिटेशन कहा जाएगा। अब हम आगे बात करें कि ये एकदम मिनिमम रेनफॉल यहाँ होती है, सबसे कम वर्षा, वर्षा जो है न्यूनतम है यहाँ पर। BWHW वाला जो रीजन है इसमें वर्षा है, सबसे न्यूनतम वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। यह जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और यहाँ पर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, नया जिला अनूपगढ़ भी इसमें आ जाएगा। पर इसमें एक चीज ध्यान रखने की, यहाँ पर बाड़मेर इसमें नहीं है, बाड़मेर दूसरे रीजन में आएगा, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसलमेर में मोटे मोटे BWHW वाले में ये वाले जिले आते हैं, पश्चिमी राजस्थान के जो ऊपर वाले जिले। अब हम BSHW क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये स्टेपी टाइप का क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। स्टेपी, एस से मतलब ही स्टेपी का है, स्टेपी प्रकार का क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। स्टेपी जो होता है वो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु होती है, अर्धशुष्क प्रकार का क्लाइमेट है। तो इसके अंदर बेसिकली जो अर्धशुष्क राजस्थान का क्लासिफिकेशन के अंदर जो अर्धशुष्क वाले भाग थे उसको हम देखते हैं। तो हम ऊपर से बात करें तो यहाँ पर घग्गर वाला बेसिन है वो थोड़ा ज्यादातर उधर चला गया, पर यहाँ पर लूणी, कुछ घग्गर का पार्ट, नागौरी और शेखावटी, बेसिकली मोस्टली ये वाला जो रीजन है वो सारा रीजन BSHW वाली जलवायु में आ रहा है। और इसके अंदर जो राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है, जो बाड़मेर का पार्ट है, वो इसमें आ रहा है, BSHW वाली जलवायु प्रदेश में देखने को मिल रहा है आपको। आगे हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। आगे हम तीसरे प्रकार की जलवायु की, AW की हम बात कर ही चुके हैं, BWHW को भी हमने देख लिया, BSHW प्रकार की जलवायु भी देख ली हमने। अब हम बात करेंगे सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन, मतलब उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मतलब उप आर्द्र प्रकार की वर्षा भी यहाँ पर पाई जाएगी। उप आर्द्र वर्षा हम पहले देखा था कि 40 से 60 सेंटीमीटर वाली वर्षा जोन है ये लगभग। और यहाँ पर CWG, सी हमने यूज किया था कि जो वार्म वाला रीजन है उसके लिए हमने सी यूज किया था। जो वार्म है मतलब गर्म है और टेम्परेट है, टेम्परेट रीजन जैसा है पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी। उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। और डब्लू जो है, डब्लू भी हमने यहाँ पर यूज किया है। डब्लू का मतलब था यहाँ पर जो विंटर ड्राई वाला था वो यहाँ पर भी रहेगा। और जो जी है वो है गैंग्स, मतलब गंगा प्रकार की जलवायु, तो इसके लिए इसको यूज किया है। तो आप देख सकते हैं CWG, CWG मतलब यहाँ पर ड्राई डेसिडियस यानी ड्राई डेसिडियस मतलब सूखी पर्णपाती प्रकार की जो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इस रीजन में देखी जाएगी। ये सब ट्रॉपिकल्स और या सब ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये इसमें आप वहाँ से देख सकते हैं कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, ये सारे जिले आ रहे हैं। और कुछ बूंदी का हिस्सा, कुछ चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर, ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो प्लेन्स का हिस्सा है राजस्थान का, ये पूरा CWG वाले पार्ट में आ रहा है, जो राजस्थान का चौथा जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार। अब हम कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश की बात कर लें तो इसमें दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे जो BSHW वाला है तो ये लार्जेस्ट क्लाइमेटिक जोन है। एक फैक्ट तो ये हो गया, सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन आपको मैप में भी दिख रहा है कि BSHW वाला है। और सबसे छोटा क्लाइमेटिक जोन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि AW वाला क्लाइमेटिक जोन, सबसे छोटा क्लाइमेटिक जोन हमको दिख रहा है। तो मोटे मोटे फैक्ट्स ये हो गए। और हमने पूरा मैप में भी इसको देख लिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा क्लाइमेटिक जोन है। तो हमें ये देखने को मिलता है। कई बार हमें सीधा भी पूछ लेता है कि जो BWHW है या BSHW है, इनके अंदर कौन से जिले कौन से क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, या फिर किस वर्ड्स का मतलब क्या है, कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने मोटा मोटा सबको डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने यहाँ पर एक शीट बना रखी है। इस शीट में हम वापस इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, जैसा BWHW, BSHW, CWG और AW, 4 प्रकार के क्लाइमेटिक जोन जो कोपेन ने दिए थे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। BWHW
बी हमने यूज किया था यहाँ पर एरिड के लिए। तो एरिड में दो प्रकार के थे, बी डब्ल्यू के साथ, बी के साथ एक डब्ल्यू आ गया तो डेजर्ट हो गया, एस हो गया स्टेपी प्रकार की जलवायु के लिए। तो इसका नाम है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है यहाँ पर, और यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। मतलब यहाँ पर एरिड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है और यहाँ पर सेमी एरिड डेजर्ट क्लाइमेट है। और यहाँ पर एरिड डेजर्ट क्लाइमेट होने का रीजन ये है कि 10 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा या 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये वाला रीजन में इतनी कम वर्षा होती है। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जो जलवायु है वहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है। अब हमने इसके रीजन को भी ढंग से देख लिया है, जैसे यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यह जिले तो BWHW वाले में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाड़मेर का हिस्सा नहीं है, बाड़मेर का जो हिस्सा है लूणी और ये वाला क्षेत्र, तो वो इस क्षेत्र में चला गया है। अर्ध शुष्क वाले में घग्गर, शेखावटी, तो बेसिकली अर्ध शुष्क वाला भौतिक प्रदेश था वो मोटा मोटा PSHW या स्टेपिक प्रकार के जो जलवायु है उसके अंदर आ गया है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और यहाँ पर हम वनस्पति की बात करें तो जीरोफिटिक वेजिटेशन, जो हमने पहले भी बात की, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जा रही है BWHW वाले रीजन में। और स्टेपी प्रकार की वनस्पति जो है BSHW वाले रीजन में पाई जा रही है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि BWHW वाले रीजन में सबसे न्यूनतम वर्षा हो रही है 0 से 20 सेंटीमीटर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर स्टेपी वनस्पति, और यहाँ पर कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यह है सेकंड जलवायु प्रदेश BSHW वाला, स्टेपी वाला। आगे हम बात करते हैं CWG वाला जो रीजन है, यहाँ पर गंगा तुल्य, गंगा के जैसी जलवायु है। और ये सी उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जा रही है, 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा का जोन इसको रखा गया है। और यहाँ पर अलवर, भरतपुर, करौली, टोंक, धौलपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जयपुर, यह पूरा रीजन आ रहा है। कोटपुतली, बहरोड भी इसी रीजन में आ जाएगा मोस्टली। और मानसूनी प्रकार की जलवायु, जो M स्मॉल लेटर था उससे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था, पर यहाँ पर मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है। और सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो रीजन है वो यही है। हमने देखा था ईस्टर्न प्लेन वाला जो रीजन है, तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर था, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, वहां पर भी हमने कुछ ना कुछ टर्म्स की बात की थी। तो ज्योग्राफी ऐसे अलग अलग नहीं है, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो आपको वहां पर हेल्प भी होती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो CWG वाले रीजन में बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो ये भी आपको ध्यान रखना एक फैक्ट। अब हम AW वाले रीजन की बात कर लें तो ये वागड़ और हाड़ौती वाला पार्ट था। AW प्रकार की जलवायु, यहाँ पर ट्रॉपिकल प्रकार की जलवायु थी। ट्रॉपिक्स पे क्या सबसे ज्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर ट्रॉपिक पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल। और W फॉर विंटर ड्राई है कि वो सर्दियों में कोई बारिश नहीं होती यहाँ पर। तो अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है, 80 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ हो रही है। वागड़ और हाड़ौती का क्षेत्र इस क्षेत्र में आ रहा है। और सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। सवाना जो है वो इक्विटोरियल वनस्पति का एक प्रकार है, जो ट्रॉपिकल रीजन में वनस्पति पाई जाती है उसको सवाना कहा जाता है। इसमें सघन वनस्पतियां पाई जाती है। सघन मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ट्राइबल जो पॉपुलेशन भी है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। जो हमने जिलों वाला वीडियो डिस्कस किया था, संभाग वाला, उसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर वाला जो रीजन है, बांसवाड़ा वाला रीजन है, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है। उसका बड़ा रीजन ये भी है कि वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर ट्राइबल्स भी होंगे। अब हम आगे चलते हैं। मोटा मोटा कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं त्रिवार्था का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब बात करें हम त्रिवार्था के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की, तो हम पहले एक स्लाइड देख लेते हैं। कोपेन और त्रिवार्था के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को हम एक ही स्लाइड में देख लेंगे। त्रिवार्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोपेन और थॉर्नथवेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये त्रिवार्था है और इधर हमने देखा था कोपेन का। तो कोपेन का जो फर्स्ट क्लाइमेटिक हमने रीजन देखा था, कोपेन ने 4 प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन में बांटा था। एक था AW, दूसरा था BWHW,
तीसरा था CWG और चौथा था, सॉरी तीसरे में CWG लिख लो या फिर पहले हम लिख देते हैं BSHW वाला, BSHW स्मॉल है, BSHW और लास्ट वाला था CWG वाला। तो कोपेन के हम 4 प्रकार के वर्गीकरण को देख चुके हैं। तो त्रिवार्ता के वर्गीकरण में क्या बदलाव, जैसे AW वाला जो था उस पोर्शन को त्रिवार्ता ने भी AW ही लिखा है। PWSW को त्रिवार्ता का जो वर्गीकरण था उसका बेसिस पहले हम पता कर लेते हैं। इसका बेसिस या आधार जो था वो वर्षा थी केवल। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये जो सामान्य वर्गीकरण है जो वर्षा के आधार पर हुआ था उसी प्रकार का है, तो ये कोपेन से बहुत ज्यादा भिन्न है नहीं। कोपेन का वर्गीकरण तो 3 चीजों को लेके था, पर यहाँ पर इसने ओनली वर्षा की बात की है। तो AW और दूसरा रीजन है उसको BWH ही लिखा है। मैप पे भी ये रीजन लगभग इसी प्रकार से दिखते हैं आपको। और चौथा था CWG को इसने काऊ कर दिया है, CAW। बस यह एक अंतर है। और यहाँ पर रेनफॉल के हिसाब से बांटा था, तो यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर के अराउंड आप रेनफॉल लिख लो। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो यह जो वर्षा के आधार पर बांटा है यहाँ पर त्रिवार्ता ने, तो हम आगे मैप में भी देख लेंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें बदलाव हुआ नहीं है कोपेन वाले मैप में। तो हम देखते, जैसे अब इसमें देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो BWHW वाला रीजन था जो कोपेन वाले में पूरा यहाँ तक जा रहा था, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा कट हो गया है। तो BWHW वाला फर्स्ट रीजन हो गया है ये। दूसरा BSHW वाला, उसमें भी सबसे बड़ा रीजन यही था और त्रिवार्ता में भी सबसे बड़ा रीजन यही है। तीसरा यहाँ पर CWG वाला जो रीजन था वो CAW काऊ बन गया है। और चौथा जो AW वाला रीजन था ही नीचे सदर्न मोस्ट पार्ट में, दक्षिणी भाग में, वो चौथा रीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेजरली सिमिलर टू द कोपेन, मतलब कोपेन के साथ समानता है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा समय भी नहीं लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो है हमारा थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। थॉर्नथवेट का वर्गीकरण की बात करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। थॉर्नथवेट के वर्गीकरण का सबसे पहले हम आधार देखेंगे। आधार या बेसिस क्या है थॉर्नथवेट के वर्गीकरण का, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर हमने जैसे वो जो कोपेन था, कोपेन के वर्गीकरण का आधार था VRT, वेजिटेशन, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर है ERT, ऐसे आप याद रख सकते हैं ERT से, इवेपोरेशन, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक वेजिटेशन को इसने इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण से बदल दिया है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है मोटी मोटी। और उसकी वजह से सारे जो क्लाइमेटिक रीजन है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। और इसने जो क्लाइमेटिक, इसने वापस से हमको ABCD पढ़ा दी। तो हमको जो थॉर्नथवेट ने जो ABCD पढ़ाई है उसके अनुसार ये है ABCD। ए जो इसने यूज किया है वो रीजन इसने यूज किया है वेरी ह्यूमिड। बी यूज किया इसने ह्यूमिड के लिए। सी यूज किया इसने सब ह्यूमिड। डी प्रकार का इसने यूज किया है सेमी एरिड। और ई यूज किया है एरिड के लिए। अब ये एरिड हो गया, शुष्क, शुष्क हो गया, तो ये आधा शुष्क यानी अर्ध शुष्क हो गया। सब ह्यूमिड, उपाद्र, ह्यूमिड यानी आर्द्र, और वेरी ह्यूमिड यानी अति आर्द्र। तो अब आपको ये चीज एक ध्यान रखनी है, जैसा कि अब कोपेन वगैरह का हम देख रहे थे तो उसके अंदर क्या था कि ह्यूमिड वाला पार्ट भी था, वेरी ह्यूमिड वाला पार्ट भी था। बट जो थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है उसमें एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो पहले ए और बी टाइप की जलवायु राजस्थान में पाई नहीं जाती।
बेसिकली जो कोपेन, थॉर्नथवेट, इनका जो वर्गीकरण था ट्रिवार्था का, इन्होंने पूरे राजस्थान का वर्गीकरण भी दिया था, पूरे ग्लोब को देखते हुए इन्होंने वर्गीकरण दिया था कि पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी में कहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है। तो इसमें हमारे यहाँ पर राजस्थान में जैसा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार कुछ लिमिटेड टर्म्स ही काम में आ रही है, पर हमें कुछ टर्म्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो ध्यान होना चाहिए कि हम ज्यादा टर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लासिफिकेशन किया था, पूरे वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन किया था, पूरे ग्लोब का क्लासिफिकेशन, पूरी पृथ्वी का क्लासिफिकेशन वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार का तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें ध्यान रखना है ये 3 लेटर्स का जो थॉर्नथवेट के क्लासिफिकेशन में हमारे काम आएंगे, सी, डी एंड ई। सी का मतलब है सब ह्यूमिड, डी का मतलब है सेमी एरिड और ई का मतलब है एरिड। अब हम देख सकते हैं पीछे वाली स्लाइड पर, पीछे वाली स्लाइड में इसने हमने देख लिया कि ERT के हिसाब से 4 प्रकार का वर्गीकरण था। अब इसमें 2 लेटर आपको और देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि B डैश, A डैश। अब ये क्या चीज है भाई, इसको हम देख लेते हैं। जैसे A डैश जो है उसका मतलब है मेगा थर्मल, तो यह टेम्परेचर को यहाँ पे डिनोट करने के लिए है, और B डैश जो है वो है मीजोथर्मल, तो यह बेसिकली टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए। तो ए डैश मतलब ये जो वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ए डैश दिखाया है, नीचे भी यहाँ पे ए डैश दिखाया है। तो जो ट्रॉपिक के पास वाला जो क्षेत्र है, यानी जो 23.5 डिग्री के पास वाला रीजन है, उसके लिए इसने ए डैश यूज किया है, मतलब मेगा थर्मल, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। बी डैश ऊपर वाले क्षेत्र के लिए यूज किया है, जहाँ पर थोड़ा सा अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है, मतलब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी है, और वहां पर क्या है कि थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा इसकी तुलना में कम होगा। जैसा कि ऊपर देख सकते हैं हम, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उस क्षेत्र में थोड़ा टेम्परेचर भी वेरिएशन आप देख सकते हैं। अब हम इस क्षेत्र को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एक एक करके इसको देखते हैं। जैसा सबसे पहला जो पार्ट है वो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को हम देख लेते हैं। तो हम लोग ये है ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप का जो क्लाइमेट है तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट जो है वो राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में पाया जा रहा है। इस चीज को हमें यहाँ से देखना चाहिए। थोड़ा अगर हम मैप में अच्छे से देखें तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो यह यहाँ पर जो अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ आ गया, बीकानेर का थोड़ा पार्ट आ गया इसके अंदर, अनूपगढ़, बीकानेर, जो जैसलमेर का पूरा पार्ट है, यहाँ पर फलौदी का पार्ट आ गया। यहाँ पर आपको जो नए जिले हैं उनको अकॉर्डिंग भी कुछ जिले याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर फलौदी आ जाएगा, अनूपगढ़ इस क्षेत्र में आ जाएगा, फलौदी इस क्षेत्र में आ जाएगा, जैसलमेर तो पहले से इस क्षेत्र में है ही, और जोधपुर रूरल का कुछ पार्ट, जोधपुर पहले इसमें आता था, जोधपुर रूरल का पार्ट हो गया, और यहाँ पर बाड़मेर तक का रीजन इसमें आ रहा है। तो आप देखेंगे ना, जैसे जो कोपेन का वर्गीकरण था उसमें यहीं से ही कट रहा था, यहाँ से लेकर ये पूरा जा रहा था। कोपेन का वर्गीकरण यहाँ से लेके ऐसे था, तो उसके अंदर बाड़मेर नहीं आ पा रहा था। बाड़मेर जो स्टेपी प्रकार की जलवायु में चला गया था, पर यहाँ पर बाड़मेर भी इसी में थार के डेजर्ट का पार्ट माना गया है और ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप की जलवायु में आ गया है। अब हम आगे, तो इसको इसने रिप्रेजेंट किया है E-A-D से, तो ये आपको याद रखना है, E-A-D से इसको रिप्रेजेंट किया है। बहुत ईजी है, इसको 4 भागों में बांटा है। एक जो ऊपर वाला है, यह दूसरा D-B- हो गया, और दूसरा हो गया D-A-W, और हो गया C-A-W से। तो ये 4 प्रकार से हो गया। अब हम D-B-W की बात कर लेते हैं। ई वाली होगी, ई मतलब थोड़ी शुष्क प्रकार की जो जलवायु है, जहां पर एकदम एरिड है, उस प्रकार की जलवायु। ई लेटर हमने एरिड के लिए यूज किया था, एरिड। तो यहाँ पर बिल्कुल एरिड प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ड्राई क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पर। ड्राई मतलब एकदम शुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलती है, और ये मेनली मिलेगा जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाले रीजन में। बीकानेर और अनूपगढ़ का रीजन भी यहाँ पर है मेनली। अब हम आगे बात करते हैं, तो D-B-W वाला जो क्षेत्र है, D-B-W वाला जो क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र आएगा एरिड सेमी एरिड वाले क्षेत्र में। मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों का जो मिश्रण वाली जलवायु क्षेत्र है। तो ये आप देख सकते हैं घग्गर वाला जो क्षेत्र है वो D-B-W क्षेत्र में आ रहा है। इसमें मेनली श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र, थोड़ा बहुत बीकानेर वाला क्षेत्र, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये D-B-W वाला क्षेत्र हो गया, एरिड सेमी एरिड टाइप की क्लाइमेट हो गया यहाँ पर। और जो तीसरा है D-A-W यानी अर्ध शुष्क जलवायु, तो ये जो जलवायु है, तीसरी प्रकार की जलवायु जो है
शुष्क अर्ध शुष्क हो गया, और ये हो गया अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। जो DA-W प्रकार की जो जलवायु है, यह जो है सेमी एरिड प्रकार की जलवायु यहाँ पर है, अर्ध शुष्क है, यह पूरे प्रकार से अर्ध शुष्क वाला है। तो इसने सबसे बड़ा रीजन अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु को बताया है। तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन आ गए, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, पाली, मतलब ये पूरा रीजन हो गया। जितने भी नए जिले बने हैं इसके बीच वाले, ये सारे इसमें आ जाएंगे, भरतपुर, पाली, और ये सारा रीजन जो है आपको सबसे बड़ा रीजन, लार्जेस्ट रीजन जो है कॉन्थवेट का, वो ये रीजन है, थर्ड वाला रीजन है, DA-W वाला है। A- और B- का वही मैंने टेम्परेचर के बेसिस पे आपको बता ही दिया था, और W वही विंटर राई के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पर CA-W वाला जो लास्ट वाला रीजन है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है, C को हमने यूज किया था सब ह्यूमिड, उपाद्र प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर सब ह्यूमिड कहा है इसने, पर यहाँ पर क्लाइमेट तो ह्यूमिड ही पाया जाता है, इसका नाम सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। पर यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है और यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। तो इसके अंदर इसने जिन रीजन को लिया है उसके अंदर हम देख सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां और कोटा। तो यहाँ पर भी वही वागड़ और हाड़ौती वाले क्षेत्र को लिया है इसने। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो थॉर्नथवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो कोपेन से थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर इसमें इवेपोरेशन को जब ऐड किया तो थोड़ी चीजें बदल गई, और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाड़मेर का जो हिस्सा है वो फर्स्ट वाले रीजन में आ गया, जो EA-W वाले EA-D वाले रीजन में आ गया है। तो इस हिसाब से क्या है कि बाड़मेर जो है शुष्क जलवायु वाले, मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्र में आ गया, और B-W जो ऊपर वाला रीजन है यह हो गया अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क, दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जा रही है। तो इसमें ये रीजन हो गया ऊपर वाला रीजन, और जो बीच वाला सबसे लार्जेस्ट रीजन हो गया कोपेन का, वो रीजन वहां पर अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, ये सबसे लार्जेस्ट रीजन है। और जो लास्ट वाला रीजन है CA-W वाला, जो नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जा रही है कोपेन इसके थॉर्नथवेट के अनुसार। तो यह बेसिकली डिफरेंस था इनके बीच। आगे हम देख रहे हैं कि भाई रेनफॉल, राजस्थान में रेनफॉल का क्या सिस्टम है। तो रेनफॉल को हम लोग देखेंगे मेनली, जैसे रेनफॉल को हम देखते हैं कि भाई राजस्थान में वर्षा कैसे हो रही है, कैसे वर्षा डिफरेंस हो रहा है, वर्षा का डिफरेंस कैसे राजस्थान में चेंज हो रहा है। तो उसको हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइनें बनी हुई है इनको कहते हैं समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं आइसोहाइट्स। तो जो आइसोहाइट्स है, आइसोहाइट्स या समवर्षा रेखा क्या होती है? समवर्षा रेखा वो होती है जो समान वर्षा वाले जो बिंदु है उनको मिला के जो रेखा बनती है मैप के ऊपर, उसको कहते हैं समवर्षा रेखा। जो फिजिकली जो समान वर्षा वाले जो क्षेत्र है उसको अगर हम लोग मैप पे अंकित करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान में समवर्षा रेखाएं अलग अलग बनाई हुई है। जैसे हम ये ऊपर वाली रेखा देखें तो यह है 10 सेंटीमीटर की रेखा, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। तो इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है मैक्सिमम, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। तो यह 20 सेंटीमीटर समवर्षा वाला क्षेत्र हो गया। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो वर्षा बढ़ती जाएगी, आपको ये प्रतीत होगा। जैसे यह बीच में होगी 30 सेंटीमीटर की वर्षा, और यहाँ पर एक बीच में ये 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, इसको हम थोड़ा बोल्ड में खींचेंगे। यह जो वर्षा की रेखा है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है कि जो 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। 2 समान मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। ये अरावली नहीं है, ये अरावली से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर 40 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा चलती है। तो यह राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाथ रख दें तो ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा लगभग एरिया वाइज इक्वल होगा। तो 40 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है ये राजस्थान को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है। आगे हम बात करते हैं 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट, यह अरावली के लगभग पैरेलल चलती है। तो 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट जो है वो राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन को बांटती है। राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट जो भौतिक भाग है उनको बांटती है 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट। 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट जो वेस्टर्न डेजर्ट वाला पार्ट है, पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग है, उसको
ये पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग था जो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ आता है, और बीच में आ गई अरावली, और अरावली के ये पैरेलल है, अरावली के पास है, अरावली के ऊपर है, तो इसके इधर हो गया ईस्टर्न प्लेन। तो ईस्टर्न प्लेन और नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट वाले पार्ट को अलग करती है 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट। तो ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के इन दो रीजन को कौन सी आइसो हाइट अलग करती है, जो अरावली के लगभग पैरेलल है, अरावली के पास ही है, अरावली के ऊपर ही है। तो यह आपको ध्यान रखना है 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट। और राजस्थान में अब हम वर्षा का देखेंगे। अगर वर्षा की बात करें तो हम राजस्थान में अभी तक देखते आए हैं कि वर्षा राजस्थान में इधर से इधर जा रहे हैं तो वर्षा बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आर्द्र वाला क्षेत्र बढ़ रहा है। तो और ये आइसो हाइट भी हम देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80, 90, मतलब ऐसे। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो वर्षा बढ़ती जाएगी। तो नीचे की तरफ यहाँ आर्द्र वाला क्षेत्र आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम वर्षा होती है और इस एरिया में मिनिमम वर्षा होती है। तो ऐसे वर्षा कम होगी। वैसा का वैसा हम यहाँ से आता है साउथ वेस्टर्न मानसून। तो मानसून यहाँ से एंटर करता है तो सबसे पहले यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है अरावली के पास में, इस क्षेत्र में, और ये अरावली के पैरेलल है, इसलिए अरावली इस मानसून को इधर नहीं जाने देती। इसलिए राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण सबसे बड़ा एक अरावली है। तो अरावली के इधर वर्षा नहीं जा पाती, जो मानसूनी जो पवनें हैं वो इधर नहीं जा पाती, इसके पैरेलल इधर से निकल जाती है, तो यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है राजस्थान के सदर्न एरिया में। तो अब हम बात करें कि भाई वर्षा जो है वो कैसे राजस्थान में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जब हम सम वर्षा रेखाएं देख रहे हैं, आइसो हाइट्स देख रहे हैं, उनमें भी इधर इधर वर्षा बढ़ रही है। तो यहाँ पर राजस्थान के ईस्टर्न हिस्से में ज्यादा वर्षा होती है और राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में कम वर्षा होती है। तो जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा कम होती है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ईस्ट से वेस्ट में वर्षा कम हो रही है या वेस्ट टू ईस्ट में वर्षा बढ़ रही है। वैसे ही हम बात करें कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट से अगर हम साउथ ईस्ट वाले हिस्से में जाते हैं, ऐसे नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, जो उत्तर पश्चिम से अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ जाते हैं तो यहां पर भी वर्षा बढ़ेगी। राजस्थान के नीचे वाले हिस्से में वर्षा बढ़ेगी। तो हमको इन फैक्ट्स का ध्यान रखना है वर्षा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्रीलिम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। मतलब आपको देखना है अवरोही क्रम मतलब उल्टा क्रम, मतलब सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले और सबसे कम वाला सबसे बाद में। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम हमको इनको जचाना है कि भाई सबसे ज्यादा वर्षा वाला सबसे पहले और सबसे कम वर्षा वाला सबसे बाद में, इस हिसाब से हमें इसे जचाना है। तो इस क्रम में हम इसको जचाएंगे। तो हम देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, वर्षा के अनुसार जचाना है। तो अभी जो हमने आपको मैप दिखाया था मैंने आपको, उसको आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है धौलपुर, राजसमंद और जालौर। तो अब आप लोकेशन वाइज देखोगे तो हम पिछले मैप में चलते हैं। तो धौलपुर कुछ इस तरह यहां पर है, धौलपुर। अब हम राजसमंद की बात करें तो राजसमंद यहाँ कहीं आएगा, राजसमंद इस एरिया में आएगा। और तीसरा था जालौर, तो वो तो एकदम इस तरफ। तो अभी क्वेश्चन में क्या बात किया कि अवरोही क्रम में जचाना, मतलब मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो पहले आनी चाहिए। तो धौलपुर सबसे उधर, हमने जो बात की थी कि ईस्टर्न जो पॉइंट होगा, राजस्थान का जो ईस्टर्न हिस्सा है वहां पर ज्यादा होगी, जहाँ पे यहाँ पे एवरेज 70 आ रही थी और यहाँ पे 0 आ रही थी, लगभग 0 से 10 वाला रीजन था। तो यहाँ पर जालौर इधर हो जाएगा, राजसमंद यहाँ, और बात करें धौलपुर यहाँ, तो धौलपुर आगे बता रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा धौलपुर, दूसरे नंबर पे राजसमंद है, तीसरे नंबर पे जालौर। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस ऑप्शन को देख के भी चेक कर सकते हैं। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो हमें पहले ऑप्शन में मिल गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे हम चले, एज पर द कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आ गया। तो क्वेश्चन आते रहते हैं कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के। तो हम यहाँ पर कोपेन का क्लासिफिकेशन या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखें तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सा रीजन करेक्टली मैच्ड है।
मतलब कौन सा रीजन सही से मैच्ड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये अलग अलग रीजन बताया, CWG, BWHW, BSHW और AW। तो हम एक मैप बना लेंगे यहाँ पे, छोटा सा मैप ऐसा बना सकते हो आप राजस्थान का, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है, तो कोपेन का वर्गीकरण पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई कोपेन साहब ने कैसे वर्गीकरण को बांटा था। तो अब हम कोपेन के वर्गीकरण को देखेंगे। तो कोपेन का वर्गीकरण आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो कोपेन के वर्गीकरण को आप देखेंगे तो आप मोटा मोटा पाएंगे कि भाई राजस्थान को इसने ऐसे बांटा था, एक रीजन, और थोड़ा ज्यादा हो गया, एक ऐसे, दूसरा रीजन इसका ऐसे था, ये रफ डायग्राम है, आप इसको ज्यादा फेयर ना माने। दूसरा ये था, तीसरा इसका रीजन यूं और यूं, इस प्रकार से कुछ था, ठीक है। तो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऐसा था। तो इसके अंदर हमने एक देखा था BWH और स्मॉल w यहाँ पर था, और ये BSHW वाला रीजन, ये बीच वाला रीजन था। तो B हमने यूज किया था एरिड प्रकार के क्लाइमेट के लिए, और यहाँ पे इसको W और S दो भाग में तोड़ दिया था। तो W वाला हो गया एकदम एरिड, और S वाला जो हो गया था वो हो गया था स्टेपी प्रकार के जलवायु के लिए। और यहाँ पर CWG इधर यूज किया था और AW इधर यूज किया था। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि इसने CWG भरतपुर में रखा है। तो CWG इस साइड का एरिया है। आप मोटा मोटा आइडिया भी मानोगे तो भी आप समझ जाओगे कि ये भरतपुर में, CWG वाला एरिया भरतपुर में ही है कोपेन के अनुसार। दूसरा हम बात करते हैं AW वाला, ये हमको इजीली दिख रहा है कि AW जो क्षेत्र है वो भी डूंगरपुर में है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है। तो AW इस क्षेत्र में आ रहा है, तो डूंगरपुर भी इसमें है, ये भी चीज सही है। तो ये दो फैक्ट तो हमें सही दिख गए। फिर अब दो फैक्ट और आ गए कि भाई BWHW ये बाड़मेर में बोल रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था, आपको ये चीज ध्यान रखनी, कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो BWHW वाला पार्ट है ये जैसलमेर से शुरू होता है, बाड़मेर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसमें इसको गलत कर देंगे, बाड़मेर वाले रीजन को। और यहाँ पर BSHW के अंदर इसने गंगानगर को मान लिया, जबकि नहीं, यहाँ पर ये पूरा इधर तक जाता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का काफी पार्ट, यह पूरा BWHW वाले क्षेत्र में ही आ जाता है। तो BSHW में ये पार्ट नहीं है, इसलिए गंगानगर भी इस पार्ट में नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखेंगे, मोटा मोटा आप जिलों का आइडिया रखेंगे, पॉलिटिकल जिलों का भी आइडिया रखेंगे और ज्योग्राफिकल मैप का भी आइडिया रखेंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। तो यहाँ पर A और D आंसर हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आगे बात करें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर राजस्थान में मई और जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, उसके लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज पहले पढ़ने वाले थे, उस चीज को हम अभी ऐड कर लेते हैं, जो मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि राजस्थान के जो हम क्लाइमेट के सीजन का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लाइमेट के सीजन्स कि जलवायु के अलग अलग सीजन्स राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो आपको बेसिकली ये पता ही है, समर सीजन होता है एक, ग्रीष्म ऋतु होती है, दूसरा होता है रेनी जिसमें बारिश होती है, जो मॉनसूनी सीजन भी कहा जाता है, तीसरा होता है ऑटम या पतझड़ वाला सीजन, और चौथा होता है विंटर। तो चार प्रकार के सीजन होते हैं हमारे। तो चार सीजन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो समर सीजन है वो बेसिकली मार्च से लेकर जून तक का है, और रेनी सीजन जो है वो कब तक है, जून से लेकर, रेनी सीजन को हम सितंबर तक देखते हैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वाला जो रीजन है वो वाला आ जाता है ऑटम वाले में, सितंबर से नवंबर में। और दिसंबर में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो दिसंबर से ठंड वाला रीजन स्टार्ट होके फरवरी तक का जो रीजन है, फरवरी तक का जो समय है वो आ जाएगा इस वाले क्षेत्र में, विंटर वाले सीजन में। तो हम इसको मोटा मोटा वापस देख लेते हैं। जो समर सीजन है वो मार्च से लेकर जून तक का है, रेनी सीजन जून से लेकर सितंबर तक का है, और ऑटम सीजन जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक का है, और विंटर सीजन जो है वो है दिसंबर से फरवरी तक का। और जो समर सीजन में अब यहाँ पर कुछ घटनाएं भी होती है, जिस घटनाओं पर वो क्वेश्चन भी था, जिसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो समर सीजन के अंदर
कुछ घटनाएं होती है, जैसे समर के अंदर हम बात करें तो समर यानी जो गर्मियों वाला सीजन है, जो मार्च से लेकर जून तक का सीजन है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर लू, सैंडस्टॉर्म और भूबल्या, लू, सैंडस्टॉर्म यानी धूल भरी आंधियां हैं, ये हमारी देसी भाषा में कहा जाए, और भूबल्या, ये क्या भला है भाई, इसको कहते हैं सैंड साइक्लोन, ठीक है। और ये धूल भरी आंधी, और ये हो गया लू। अब लू क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो जो लू है, पहला लू जो है एक प्रकार की विंड है। विंड है, कैसी विंड है, हॉट है यानी गर्म है। लू एक गर्म हवा है, देखते हैं राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, इसमें लू हो जाती है ज़्यादा, तो भी आपकी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो लू और ड्राई है, हॉट के साथ साथ ये ड्राई है, यानी यहाँ पर शुष्क है एकदम। तो यह ऐसी विंड जो है, जो हॉट एंड ड्राई विंड्स है, जो राजस्थान में पाई जाती है, तो वहाँ पर उसको लू कहा जाता है। हाँ मंगवा। तो हम बात कर रहे थे लू की। लू जो है वो हॉट एंड ड्राई विंड्स है, जो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे लू की। लू जो है वो हॉट एंड ड्राई विंड्स है, यानी गर्म और शुष्क हवाएं हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में चलती है गर्मी के समय में। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में मैक्सिमम बाड़मेर वाला एरिया इस लू से प्रभावित होगा। और लू का कारण क्या है, यहाँ पर कारण की बात करें तो कारण है एडवेक्शन। अब ये एडवेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन है एक फ्लो ऑफ विंड। एडवेक्शन फ्लो ऑफ विंड क्या होता है, एडवेक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिवहन। तो जो वायु है, जो लू है, वायु गर्म और शुष्क वायु का अभिवहनीय जो संचरण होता है, उसको हम लू कहते हैं। और जो लू का मैक्सिमम इफेक्ट देखा जाता है बाड़मेर वाले क्षेत्र में। अब एडवेक्शन क्या होता है, जब एडवेक्शन फ्लो बोलते हैं, एडवेक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल या क्षितिज। तो जब वायु ऐसे सीधी सीधी आगे बढ़ती जाएगी और वो गर्म और ड्राई वायु होगी, तो उसको लू कहेंगे हम। अब हम आगे फटाफट दूसरी टर्म्स देख लेते हैं। तो लू के साथ अगर दूसरी देखी जाए तो हमने बात की थी सैंड स्टॉर्म। सैंड स्टॉर्म जो कहा जाता है, तो ये डस्टी होता है। पहली बात, इसमें डस्ट होगी यानी मिट्टी तो होगी, और यह ह्यूमिड होता है, मतलब ये जो टेम्परेचर है उसको कम कर देगा। डस्टी और ह्यूमिड विंड्स होती है, यह भी विंड का ही एक प्रकार है जो गर्मियों में चलती है। डस्टी और ह्यूमिड विंड है, उसको कहते हैं सैंड स्टॉर्म। और यह क्यों होता है, इसका कॉज है कन्वेक्शन फ्लो ऑफ। अब कन्वेक्शन फ्लो क्या होता है, यह है जैसे यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर से जो धूल के कण है, अगर ये ऊपर उठेंगे वायु के साथ, तो वायु के साथ ये ऊपर उठते हैं मिट्टी को लेकर, और ये दूर दूर तक आंधियों की फॉर्म में उड़ते जाते हैं। जो वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर होता है, तो उसको आंधी कहते हैं, आंधी या सैंड स्टॉर्म। तो उसको यहाँ पर डस्टी और ह्यूमिड होती है, ये टेम्परेचर को कम कर देती है। और इसमें वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर होता है, या फिर जो वायु का वर्टिकल फ्लो होता है। आगे हम बात करते हैं कि सैंड साइक्लोन क्या होते हैं। तो जो आंधियां हैं, ये मैक्सिमम आती है कहां पर, गंगानगर में। आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। तीसरा हम बात करते हैं सैंड साइक्लोन। तो सैंड साइक्लोन है वो एक तरीके से सैंड स्टॉर्म का ही प्रकार है, पर इसमें क्या साइक्लोन भी होता है। अब साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक चक्रवात होता है, मतलब जो गोल गोल ऐसे आपस में अपने आप में घूमता जाता है और आगे बढ़ता है। तो साइक्लोन में क्या होता है, वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर तो होता ही है, साथ में क्या होता है, इसमें बीच में
लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से अगर वायु ऊपर उठती है और चलने लगती है तो उसको सैंड साइक्लोन बोलते हैं। तो सैंड साइक्लोन जब राजस्थान में पाया जाता है, भूबल्या, इसको भूबल्या कहते हैं हिंदी में। तो भूबल्या का रीजन ये है, भूबल्या मैक्सिमम पाए जाते हैं बीकानेर में। बीकानेर में भूबल्या देखे जाते हैं गर्मी के रीजन में, गर्मी के समय में। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इससे अपना क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, हम जो सवाल देख रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि राजस्थान में मई और जून के महीनों में जो उत्पन्न आंधियां होती है, मतलब द डस्ट स्टॉर्म यानी सैंड स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म सैंड स्टॉर्म एक ही बात है, ओरिजिनेटिंग राजस्थान इन मई एंड जून मंथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू, मतलब इनका कारण पूछा है। तो हमने अभी इसका कारण डिस्कस किया ही है। तो कारण क्या था, सैंड स्टॉर्म का कारण क्या था, कन्वेक्शनल करंट थी सैंड स्टॉर्म का कारण। कन्वेक्शनल मतलब अभी जो संवहनीय प्रवाह जो था, कन्वेक्शनल मतलब जो संवहनीय प्रवाह था सैंड स्टॉर्म का, जिससे वायु ऊपर की तरफ उड़ रही थी, जो डस्ट पार्टिकल्स को लेकर, मिट्टी को लेकर, धूल भरी जो सैंड स्टॉर्म्स चल रहे थे। तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ओरिजिन ऑफ कन्वेक्शनल करंट एट द फ्यू प्लेसेस, इसकी वजह से यह होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, संवहनीय धाराएं। तो वो मैं पिछले आपको बताना भूल गया था कि यह जो कन्वेक्शनल करंट होता है इनको हिंदी में संवहनीय धारा कहते हैं, और जो एडवेक्शन करंट होता है उसको कहते हैं अभिवहनीय धारा। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं कि अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम वाली हवाओं के समांतर है। तो यहाँ पे एक फटाफट मैप बना के देख लेते हैं। तो मैप के अंदर ये हमने अरावली बना ली। अरावली में देखें कि अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर है। दक्षिण पश्चिमी मतलब साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं वो इधर से आती है, वो इसके समांतर है। तो इसका क्या लेना देना, यहाँ वेस्टर्न रीजन में कोई लेना देना ही नहीं है। दक्षिण पश्चिमी वाली जो हवाएं हैं उनका वेस्टर्न रीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उससे वहां पर डस्ट स्टॉर्म क्यों उठेंगे, वो वाली हवाएं वहां पहुंच ही नहीं रही है, अरावली बैरियर का काम कर रहा है। तो यह एकदम गलत हो गया। आगे बात करते हैं अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, अरावली। तीसरा है ओरिजिनेटिंग ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली विंड्स अगर इधर आएगी तो भी यहाँ पर अरावली है जो उसको आने नहीं देगी, और ऐसी विंड्स होती ही नहीं, अभी यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो यह भी एकदम आपको कंफ्यूज करने के लिए था। अगर आपको यह आता है कि कन्वेक्शन फ्लो ऑफ जो करंट्स है, कन्वेक्शन करंट्स है, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर की वजह से सैंड स्टॉर्म का उत्पत्ति होती है, तो आपका यहाँ पर केवल है फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इससे आपका ये हो जाता है। और यहाँ पर हम मेंस की कुछ क्वेश्चन की डिस्कस करें तो व्हाट मेक्स वेस्टर्न राजस्थान एक्सट्रीम ड्राफ्ट इफेक्टेड एरिया इन इंडिया। तो इसमें आपको ये प्रीलिम्स का, ये मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रीलिम्स गलती से लिख दिया क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है कि ड्राफ्ट इफेक्टेड, यहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि भाई राजस्थान जो है उसके अंदर जो मैक्सिमम जो है वो पहला वाला नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन का पार्ट है, मैक्सिमम एरिया 61% के अराउंड एरिया। तो यहाँ पर सूखा पड़ता है, आधे से ज़्यादा क्षेत्र में आपको सूखा देखने को मिलेगा। एक इसमें भी शुष्क प्रकार की जो जलवायु है वो वाला क्षेत्र भी यहाँ पर है, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर और इस प्रकार का जो बीकानेर वाला जो क्षेत्र है। तो यह आप लिख सकते हो कि इसमें ये वाले क्षेत्र की अधिकता है। उसके साथ में आप लिख सकते हो एक बड़ा रीजन यहाँ पर अरावली है, तो अरावली में लिख सकते हो अरावली जो ग्रेट वाटर डिवाइड, अरावली ग्रेट वाटर डिवाइड का काम करती है, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्टर्न मॉनसूनी विंड्स है, जो दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी विंड्स है, वो अरावली के पैरेलल निकल जाती है और इस डायरेक्शन में नहीं आ पाती, जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहां नहीं आ पाती। तो राजस्थान के डेजर्टिफिकेशन का एक बड़ा कारण यही है सूखा प्रभावित होने का, जिससे कि ये विंड्स इधर नहीं आ सकती, तो बारिश नहीं होती है ज़्यादा। तो ये लिख सकते हैं। बट अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आने वाले समय में और अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और राजस्थान के इस एरिया में ज़्यादा नदियाँ भी नहीं है, यहाँ पर एक लूनी नदी नीचे देखने को मिलती है और ऊपर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर घग्गर नदी जो गंगानगर और उधर बहती है। और IJNP ने हालांकि कई हद तक सूखे को कम करने की कोशिश की है, बट अभी इसकी और ज़रूरत है इस परियोजना को आगे बढ़ाने की। और देखते हैं हम आगे इसमें ये पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं और फ्यूचर में होते हैं, देखते हैं कि और कुछ नई परियोजना आए तो सूखा वगैरह इससे राजस्थान को निजात मिल सकती है। पर अभी तो इसके रीज़न में ये लिखा जाएगा, आप इसको इस प्रकार से डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पे प्री का और मेन का दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और
बड़ा बड़ा सब कुछ डिस्कस हो गया है। तो इसी के साथ जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और ये सब हम देख चुके हैं। क्लाइमेट का अर्थ हमने देखा इसमें, फिर हमने पढ़ा क्लाइमेट का, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल प्रकार का क्लाइमेट है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखा कि जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो देखा 5 प्रकार का। फिर हमने इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने कोपेन का क्लासिफिकेशन देखा जिसमें 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने देखा कोपेन के बाद में ट्रिवार था, उसका भी 4 प्रकार का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इनके अलग अलग बेसिस देखे। और हमने देखा थॉर्नथवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। फिर हमने देखा 4 सीजन्स के बारे में पढ़े, और लू, भूबल्या ये क्या होते हैं, सैंडस्टॉर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़े हम। और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देखे। इसी के साथ इस चैप्टर को हम करते हैं वाइंड अप। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन जो भी क्लाइमेट चैप्टर के हैं वो लगभग बन जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और हम इसको और अच्छे से किया हुआ ही है। और आगे हम अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं, जो अगला चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।